नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का जो टॉपिक चल रहा था उसका आज एक नेक्स्ट टॉपिक होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। अगर आप प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्राइमरी सुपरटेट में 10 नंबर का जो है शिक्षण कौशल का पार्ट दिया गया है, उसी में एक टॉपिक आता है वर्तमान भारतीय समाज जो प्रारंभिक शिक्षा। उसी टॉपिक के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऊपर के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिककालीन शिक्षा, ये सभी जो टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिकों की मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर उन वीडियो को अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर उन वीडियो को बारी से बारी देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तो वो हमारा टॉपिक होगा राधा कृष्णन आयोग जो है 1948 और 49 में जो आया था, उस आयोग के बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे जो टॉपिक आता जा रहा है उसकी वीडियो मैं बनाता जा रहा हूँ, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम बात करेंगे राधा कृष्णन आयोग। आखिर इस आयोग की स्थापना क्यों करनी पड़ी, किस लिए स्थापित किया गया था, अध्यक्ष कौन थे और किसकी जांच के लिए यह स्थापित किया गया था, इसके बारे में डिटेल में हम इस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर आप जरूर करिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि PDF इंचप की चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इन सभी की PDF ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसको राधा कृष्णन कमीशन भी कहा जाता है और इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। अब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्यों कहा जाता है, तो इसके ये जो आयोग स्थापित किया गया था, ये विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था जो उस समय की प्रणाली थी उसको जांच करने के लिए, उसके बारे में सुझाव देने के लिए इस आयोग की स्थापना किया गया था। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये 1948 और 49 दिया गया है तो इससे घबराइए जब मत। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, इसीलिए इन दोनों सन को जोड़कर बताया जाता है। और एक चीज़ आपको बता दें कि इसके अध्यक्ष जो है राधा कृष्णन महोदय जी थे, इसीलिए इसको राधा कृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। और पिछले में जितने भी आयोग पढ़ा था उसमें जो उसका अध्यक्ष हुआ करता था उसी के नाम पर उस आयोग का भी नाम रख दिया जाता था। आप जानते ही होंगे, तो उसी तरह इस आयोग को भी रखा गया था। राधा कृष्णन का आप नाम नहीं जानते होंगे तो ये हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति पद ये थे और प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंको भारत रत्न प्राप्त किया मिला था 1954 में। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आयोग के बारे में बात करते हैं। इस आयोग के बारे में बात करें तो ये आयोग जो है विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जांच करने के लिए किया गया था। दूसरा पॉइंट इसका ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आयोग स्थापित किया गया था ये स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को, आपको पता ही होगा कि हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी आज़ादी के बाद हमारा जो अगर किसी भी शिक्षा प्रणाली की विकास के लिए कोई समिति या आयोग बनाया गया था तो ये है उसमें पहला आयोग था स्वतंत्रता के बाद। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग कौन सा स्थापित किया गया था, तो वो विश्वविद्यालय आयोग या राधा कृष्णन आयोग कह सकते हैं। अब ये आयोग कुछ कमियां थी, उसी को जानने के लिए इस आयोग की स्थापना किया गया था। जैसे किसके लिए किया गया था उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि सन 1935 और 55 के बीच में हम देखें तो विश्वविद्यालय में काफ़ी विकास देखने को मिला था उस समय की व्यवस्था के अनुसार। लेकिन बहुत से नए विश्वविद्यालय खुले, परंतु जिस ढंग से शिक्षा उनमें चली आ रही थी जनता उससे असंतुष्ट थी। क्योंकि उस समय की शिक्षा व्यवस्था, अब देखिए किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, जनसंख्या भी काफ़ी तेज़ी से उस समय हमारे देश की बढ़ रही थी। उसके बाद अगर आप उस देश में अगर शिक्षा व्यवस्था को आप सुधारेंगे नहीं, सिर्फ विद्यालय खोलेंगे, तो वो आपके जो एक कह सकते हैं कि जो विकास का दर है ना वो काफ़ी नीचे चला जाता है। बेरोजगारी जैसी समस्याएं जो उस देश में काफ़ी उत्पन्न हो सकती है, तो उससे जनताएं संतुष्ट नहीं थी। विद्यालय तो बहुत खोले गए थे, उनकी शिक्षा व्यवस्था जो प्रणालियां थी उनसे संतुष्ट नहीं थी। दूसरा पॉइंट ये कहता है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है
देखिएगा तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि 1948 में, अब यहाँ से थोड़ा समझिएगा, 1948 में अखिल शिक्षा सम्मेलन हुआ जिसमें विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच की मांग उठाई गई थी। अखिल जो है शिक्षा सम्मेलन किया गया था 1948 में। अब किसने किया था, इसको पहले पॉइंटों को समझते हैं। देखिए सन 1948 में डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि राधा कृष्णन के नाम पर इस आयोग को राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब उस समय व्यवस्थाएं क्या थी, थोड़ा समझिएगा। अब देखिए 1948 में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन किया गया था। उस समय भारत की शिक्षा व्यवस्था के जो कह सकते हैं कि अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तो मौलाना अबुल कलाम का आप नाम सुने होंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो उस समय शिक्षा व्यवस्था के अध्यक्ष हुआ करते थे, भारत की शिक्षा व्यवस्था के। तो उन्हीं की देखरेख में इस आयोग की स्थापना किया गया था, मतलब कि इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री वो पहले हमारे चुने गए थे। तो उस समय उसी शिक्षा सम्मेलन के सुझाव पर इस आयोग की स्थापना किया गया था, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कह सकते हैं या राधा कृष्णन आयोग कह सकते हैं। अब देखिए इसमें सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें कई सदस्य, 10 लगभग इसमें सदस्य थे, जिनको एक एक बात कर लेते हैं। जैसे देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आपको जानते होंगे कि ये अध्यक्ष थे उसके मेन। उसके बाद ताराचंद थे डॉक्टर, और सर जेम्स एफ डफ ये डरहम विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति। डॉक्टर जहांगीर हुसैन का भी नाम इसमें था। अर्थर ई मार्गन थे, लक्ष्मण मुदारियर थे। इसके बाद हम माध्यमिक शिक्षा आयोग वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, मुदारियर जी, तो इसमें भी सदस्य थे ये। उसके बाद डॉक्टर मेघनाथ शाह थे, डॉक्टर कर्म नारायण बेहल थे, और डॉक्टर जॉन जे टाइगर थे, और श्री एन केसरी के सिद्धांत जो थे इनके सदस्य हुआ करते थे कमीशन के, जो राधा कृष्णन आयोग के कमीशन थे। इसमें से ज़्यादा ये पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर यहाँ से प्रश्न बन सकता है तो इस सदस्यों से अगर हम बात करें तो इतना अंदर नहीं जाएगा। अब इसके कार्य क्षेत्र जो है इसके देखते हैं कि इस राधा कृष्णन आयोग के कार्य क्षेत्र क्या थे, तो उसको थोड़ा हम देखते हैं। देखिए भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तथा खोज कार्यों का उद्देश्य इसका पहला कार्य था। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन, नियंत्रण कार्य क्षेत्र तथा विधान में हो सकने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, मतलब जो भी उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी विश्वविद्यालय स्तर पर, उसमें जो भी कमियां थी उसके बारे में हम जांच कर सुझाव देना ताकि उसके परिवर्तन हो सके, उस कमियों को परिवर्तन किया जा सके, ये आप कह सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, इनके कार्य क्षेत्र दिए गए थे कि ये थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है। अगला कार्य क्षेत्र इसका दिया गया था कि विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति के संबंध में सिफारिश करना, इस आयोग का सुझाव देना था। उसके बाद उसके बाद अगला पॉइंट है, ये थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, स्क्रीन सही से नहीं चल रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विचार प्रस्तुत करना इस आयोग का मेन कार्य था, और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम पर विचार इसको प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था इस राधा कृष्णन आयोग को। अब चलते हैं आगे, और आगे इसके बारे में सिफारिशें, जब इसने अपना क्या क्या सिफारिश प्रस्तुत किया, सब कुछ जांच करने के बाद 1949 में इसने अपनी क्या क्या सिफारिशें प्रस्तुत की, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिएगा पहला इसका विश्वविद्यालय के लिए गठन किया गया था, तो उसके लिए ये उद्देश्य दिया था, क्या दिया था कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य नवीन विचारों, नवीन मान्यताओं को जन्म देना और पुरानी मान्यताओं के साथ समन्वय स्थापित करना होना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ये पहला पॉइंट जो है विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था के बारे में कहा था। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहा था कि विश्वविद्यालयों को ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना चाहिए जो राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यवसायिक आदि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सके, ऐसे व्यक्ति का वो निर्माण करें विश्वविद्यालय जो होते हैं, उसके बारे में दूसरा सुझाव दिया। उसके बाद तीसरा इसने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास दोनों को ही समान महत्व देना चाहिए, मानसिक भी और शारीरिक विकास भी, पर दोनों पर ध्यान देना चाहिए विश्वविद्यालयों को।
उसके बाद चौथा अगला पॉइंट है कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा का लक्ष्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना होना चाहिए। ये विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रति सुझाव दिए थे जो है राधाकृष्णन आयोग। तो काफी महत्वपूर्ण इनके पॉइंट थे, तो ध्यान रखिएगा, मैंने चुनकर ये पॉइंट को लेकर आया हूं। उसके बाद दूसरा इन्होंने सिफारिश किए थे और वो था व्यवसायिक शिक्षा के प्रति इन्होंने क्या सिफारिश किए थे, उसको थोड़ा समझते हैं। पहला पॉइंट है इनका कि छात्रों को कम से कम 3 से 4 व्यवसायों की शिक्षा समान अवसर मिलना चाहिए। 3 से 4 ऐसे व्यवसाय हों जिनमें उनको समान अवसर या व्यवस्था उनको मिलनी चाहिए विश्वविद्यालय स्तर पर। दूसरा है कृषि शिक्षा को राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन के दृष्टिकोण से महत्व दिया जाए, क्योंकि उस समय भारत जो है कृषि प्रधान जो है देश हुआ करता था, कृषि पर काफ़ी निर्भर हुआ करती थी। लगभग समझिए कि 52% जो है ना भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी उस समय के आधार पर। तो उसने कृषि के नियोजन को महत्वपूर्ण इसने कहा था अपनी दूसरी व्यावसायिक शिक्षा में पॉइंट में कहा था। तीसरा पॉइंट है कि काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भविष्य में भी काम करती रहे और इसके अधीन एक कृषि नीति संस्थान की भी स्थापना किया जाए, जो भविष्य में भी कृषि के क्षेत्र में काम करती रहे और इसके लिए एक नीति की स्थापना किया जाए। तीसरा पॉइंट में इन्होंने कहा था। चौथा पॉइंट कहा था कि कृषि शिक्षा के साथ साथ वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वकालत शिक्षा और डॉक्टरी शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। ये चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा था व्यवसायिक शिक्षा के प्रति। तो दूसरा इनका सुझाव हो जाएगा। अब तीसरा इनके पाठ्यक्रम के प्रति सुझाव के बाद जो है इन्होंने क्या कहा था उसको समझते हैं। जो विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम के प्रति इन्होंने क्या सुझाव दिया, करिकुलम के प्रति, उसको समझते हैं। पहला इन्होंने पॉइंट में कहा था कि विश्व विज्ञान और कला के विषयों के अतिरिक्त प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा कॉलेज में सामान्य शिक्षा की भी व्यवस्था किया जाए। सामान्य शिक्षा की अगर हम बात करें तो बेसिक एजुकेशन जो होते हैं उनके आसपास की जो व्यवस्थाएं होती है उसके बारे में सामान्य शिक्षा कहा जाता है कि उसका भी स्थान या व्यवस्था किया जाए शिक्षा प्रणाली में। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा का माध्यम धीरे धीरे अंग्रेजी से हटाकर भारतीय भाषा किया जाए, क्योंकि ये भारतीयों के द्वारा ये स्थापित किया गया आयोग था, तो इन्होंने अपनी संस्कृति अपनी भाषा को काफ़ी महत्व दिया इस आयोग में। और प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए, एक तो खुद की मातृभाषा, एक हिंदी और एक अंग्रेजी वाली जो भाषा होती है उसका ज्ञान देना चाहिए। तो ये तीसरा सुझाव उनके पाठ्यक्रम के प्रति दिया गया था। अब इस आयोग ने परीक्षाओं से संबंधित कुछ सुझाव दिए थे विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रति, तो उसको समझते हैं। पहला इन्होंने कहा था शिक्षा मंत्रालय में 2 विशेषज्ञ होने चाहिए जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा पत्र तैयार करना अच्छे से जानते हों। 2 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है तैयार करना अच्छे से जानते हों। और दूसरा पॉइंट, प्रत्येक विश्वविद्यालय में परीक्षकों का एक अस्थायी तथा पूर्णकालीन बोर्ड की स्थापना भी किया जाए प्रत्येक विश्वविद्यालयों में। और तीसरा है कि सरकारी नौकरियों के लिए विश्वविद्यालयों की डिग्री आवश्यक न हो समझी जाए। नौकरी के लिए सेवा आयोग परीक्षाएं के माध्यम से जो है उसमें मतलब कि उसमें जोड़ा जाए व्यक्तियों को। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, परीक्षा के माध्यम से जो है बच्चों को कोई भी सरकारी नौकरी हो वो मिले, ये जो है परीक्षाओं के बारे में इन्होंने सुझाव दिया था राधाकृष्णन आयोग। अब इस आयोग के कुछ गुण होते हैं, कुछ गुण भी थे, क्योंकि अपना सुझाव दिया तो कुछ लोग उसके बारे में गुण बताएंगे और कुछ दोष बताएंगे, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण होता है हर आयोग का ये गुण दोष जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो पहला इसका गुण था, क्या था उसको समझते हैं। पहला गुण था कि कमीशन ने कई ऐसे सुझाव दिए जो उस समय की ज़रूरतों के अनुरूप था, मतलब उस समय की ज़रूरतों के अनुरूप था, ऐसा इसका पहला पॉइंट कहता है। और दूसरा सामान्य शिक्षा का सुझाव, उत्तम सुझाव इसने दिया था कि विश्वविद्यालय स्तर पर मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा के अतिरिक्त एक सामान्य शिक्षा भी जोड़ा जाए। और तीसरा था कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा को माना और अन्य भाषा के ज्ञान को महत्व भी दिया। भारतीय भाषा को भी महत्व दिया और अन्य भाषाओं को भी इसने महत्व दिया, ये तीसरा इसका गुण माना जाता है।
अब इसके दोष देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इस आयोग के अगर हम दोष की बात करें तो अध्यापक की स्थिति में सुधार करने के लिए कोई विशेष सुझाव जो है ये आयोग जो है नहीं दिया था। और एक चीज पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका गुण में आ जाता है कि यूजीसी का नाम सुने होंगे, तो इसकी स्थापना करने के लिए इसी आयोग की सिफारिश पर किया गया था यूजीसी की स्थापना। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे राधाकृष्णन आयोग के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, मैंने अपने तरफ से कोशिश किया कि कवर कर लिया जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास करिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।